नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज खबरों में बात होगी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के फेल हुए प्लान की, बिहार में नीतीश को लेकर आरजेडी के बड़े गेम की, बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच को लेकर क्या हुआ फैसला, जानेंगे आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले को लेकर क्या हुई सुनवाई, और अंत में बात करेंगे एंकर सुधीर चौधरी ने बनाया मुस्लिम समुदाय को निशाना, जिस पर अब लटक रही है एनबीडीएसए की तलवार। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ जाने वाले विधायकों को उनकी करनी की सजा मिल गई है। विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अब अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की चिंता भी दिख रही है। पार्टी विधायकों को शिमला से बाहर नहीं जाने दे रही है। तो कैसे बीजेपी पर उल्टा पड़ गया उसका ही दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायकों को वित्त विधायक और कटौती प्रस्ताव पर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन का दोषी माना। दरअसल कांग्रेस ने विधायकों को लेकर शिकायत की थी कि सभी विधायकों को व्हिप विधेयक पास कराने के लिए सदन में मौजूद होने का व्हिप जारी किया गया था, लेकिन 6 विधायक इस दौरान सदन में नहीं आए। पठानिया ने कहा कि विधायकों की सदस्यता रद्द होने का राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कोई संबंध नहीं है। राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। इन सब के बीच शिमला पहुंचे पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने सभी विधायकों से बातचीत की है, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। सुक्खू ही सीएम रहेंगे। हाईकमान ने सुक्खू को चुना था। बीजेपी रोज कोई ना कोई ऑपरेशन चला रही है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायकों में अब मतभेद नहीं है, हमें एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होंगे। कोई भी विधायक या प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी पार्टी की बातों को लेकर प्रेस के बीच नहीं जाएगा। वैसे 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 रह गई है, लेकिन अब बहुमत का आंकड़ा भी 35 से कम होकर 32 पर आ गया है। यानी बीजेपी की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी के लिए यूपी के बाद सबसे बड़ा संकट अब बिहार में आता दिखाई दे रहा है। पार्टी पूरे देश में विपक्षी दल और विपक्षी गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में उसके ही गठबंधन में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। तो कैसे मुश्किल में दिख रही है बिहार की एनडीए सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एक बार फिर खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हुए थे, और अब जो खबर आ रही है उससे ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, जिससे राज्य में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने से पहले बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसे भाजपा ने उस समय स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार के शर्तों को मानने से इनकार कर रही है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेला करने की कोशिश में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा नीतीश के 30 विधायकों को अपने पाले में कर सकती है। यानी तेजस्वी यादव ने जेडीयू समाप्त होने की जो भविष्यवाणी की थी वो जल्द ही सच होने वाली है। तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर भी पेच फंस गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है। वैसे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को अपने पाली में करने की कोशिश शुरू कर दी है। महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है, जिससे यह माना जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। किसान आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान इस समय डटे हुए हैं और जल्द ही दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले किसानों ने हरियाणा में बड़ी महापंचायत बुला ली है। तो क्या है किसानों का प्लान, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है।
आज किसानों ने दिल्ली कूच पर अहम फैसला लिया है। इसको लेकर बुधवार शाम को किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल की संयुक्त मीटिंग हुई। इससे पहले मंगलवार को दोनों ने अपने अपने संगठनों से इस बारे में मीटिंग की थी। वहीं किसानों की मांग पर शुभकरण की जान लेने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद किसानों ने शुभकरण को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद भटिंडा में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान शुभकरण की जान जाने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया था। किसानों के दिल्ली कूच टालने के बाद हरियाणा दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिए गए थे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में लगी इंटरनेट की पाबंदी को भी हटा दिया गया था। वहीं अब किसानों ने दिल्ली कूच के फैसले से पहले 1 मार्च को सोनीपत के कटोरा गांव में महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत में प्रदेश भर के खाप किसान संगठन के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी किसान संगठन भाग लेंगे। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 29 फरवरी को जिंद की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील नरवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका खरक राम जी, जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक नरेंद्र भूरा, युवा प्रदेश अध्यक्ष संदीप चहल और जीता संगवान ने कहा कि महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों और संगठनों को जोड़ने के खातिर जिंद समेत कई जिलों में ख्वाब और किसान नेताओं ने समर्थन मांगा है। किसानों के आंदोलन के चलते मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है और इसी के चलते पार्टी अब मंदिर के मुद्दे को उछालने की जोर शोर से तैयारियां कर रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हर मुद्दा उछाला जा रहा है। आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई भी हुई। तो क्या हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 फरवरी को सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। साल 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की हैं। कहा कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, बफर और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक प्रेजेंस एक्ट का भी हवाला दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों को चुनौती दी गई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। वहीं अब आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है। खबर को गलत तरीके से आज तक के एंकर सुधीर चौधरी को दिखाना महंगा पड़ गया। आज एनबीडीएसए की सबसे चौंकाने वाली कार्रवाई सुधीर चौधरी के शो को लेकर आज तक के खिलाफ की गई है। हालांकि एनबीडीएसए ने आज तक पर कोई जुर्माना तो नहीं लगाया, लेकिन उनके शो से जुड़े वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुधीर चौधरी ने पिछले साल 30 मार्च को देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा पर रिपोर्ट पेश किया था। वो मौका था रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा का। एनबीडीएसए ने दावा किया कि सुधीर चौधरी ने अपने शो में कुछ उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं को सामान्य बनाकर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया था। एनबीडीएसए ने कहा कि एंकर ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को बिल्कुल अलग रंग दिया और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। एनबीडीएसए ने आज तक को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। एनबीडीएसए ने शो आज मुस्लिम इलाके कल मुस्लिम देश को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। एनबीडीएसए ने ये नोटिस एक्स यूजर इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायत के आधार पर भेजा है। गौरतलब है कि अपने शो में सुधीर चौधरी ने रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुए हमलों की निंदा की थी। उन्होंने भगवान राम के जुलूस पर हमले के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की थी, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के 12 देशों में पूजनीय हैं। हावड़ा में रामनवमी मना रहे हिंदुओं के खिलाफ इस्लामवादियों द्वारा दंगे करने के कुछ घंटों बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा का दोष बाहरी लोगों पर मढ़ने का प्रयास किया था। आपको बता दें, सुधीर चौधरी वही एंकर हैं जो रिश्वत लेने के मामले में तिहाड़ जेल गए थे। एनबीडीएसए की फटकार आज तक के लिए शर्मनाक साबित हुई है। ये पहली बार नहीं है जब सुधीर चौधरी जैसे एंकर ओछी टिप्पणी करते हुए पाए गए हैं और अंत में ट्विटर पर खोखली माफी मांग लेते हैं। तो अब देखना यह होगा कि इस बार सुधीर चौधरी क्या करते हैं।
तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।